Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about asthma. अस्थमा एयरवे की एक डिजीज़ होती है जिसमें एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाता है और म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंटों को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है। So let's discuss about asthma. First of all, definition of asthma. Asthma is a chronic inflammatory disease of airway caused by allergic response of bronchi, resulting in a reversible narrowing of airway due to bronchoconstriction, spasm, congestion, and thickening of walls of bronchi, and accumulation of mucus. Recurrent attack of dyspnea and wheezing. Status asthmaticus, an acute attack that lasts for several days is a medical emergency that can be fatal. अस्थमा क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है एयरवे की, जो ब्रोंकाई के एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से होती है और इसमें रिवर्सिबल नैरोइंग हो जाती है। एयरवे में नैरोइंग हो जाती है और जो ब्रोंकाई होती है उसमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं, मीन्स ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ब्रोंकाई में कंजेशन देखने को मिलता है और ब्रोंकाई की वॉल थिक हो जाती है और उसमें म्यूकस का एक्यूमुलेशन होता है। और अस्थमा की कंडीशन में पेशेंट को बार बार डिसएपनिया और वेजिंग देखने को मिलता है। डिसएपनिया का मीनिंग होता है पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी और वेजिंग का मतलब होगा जब पेशेंट इंस्पायर करेगा एयर को, इनहेल करेगा एयर को, उस टाइम पे सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देगी। और अस्थमा एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जो पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकती है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अस्थमा। Now we discuss causes or etiology which is responsible for asthma. There are some factors which are responsible for asthma. First, environmental factors. Change in a temperature, mostly cold air, change in a humidity, dry air. टेम्परेचर में अगर चेंज होता है, ह्यूमिडिटी में चेंज होता है, जैसे कि कोल्ड एयर हो गया, ड्राई एयर, इसकी वजह से अस्थमा हो सकता है। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट, सिगरेट, इंडस्ट्रियल स्मोक, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड। जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स रहते हैं जैसे कि सिगरेट हो गया इस और इंडस्ट्रीज़ के जो स्मोक होते हैं उनकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। एलर्जन इनहालेशन, फूड ट्रीटेड विद सल्फेट, बियर, वाइन, और जो एलर्जन को इनहेल करने की वजह से अस्थमा हो सकता है और फूड जिनको सल्फेट से ट्रीट किया जाता है ऐसे फूड को इंजेस्ट करने से हो सकता है। बियर, वाइन की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। स्ट्रेस, इमोशनल अपसेट की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। मेडिकेशन, एनसेड्स का मीनिंग होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स और ब्रोंकोडाइलेटर बीटा ब्लोकर ड्रग की वजह से अस्थमा हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स एंड परफ्यूम, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर और परफ्यूम की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। दीज आर कॉजेज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अस्थमा। नाउ वी डिस्कस रिस्क फैक्टर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अस्थमा। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में हिस्ट्री है अस्थमा की तो उस पर्सन को रिस्क रहेगा अस्थमा होने का। पैसिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है उसके आसपास में जितने लोग रहते हैं वो उस स्मोक को इनहेल करते हैं, उसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। पैसिव स्मोकिंग जो पर्सन करता है उन्हें भी अस्थमा हो सकता है। अर्बन लिविंग मतलब जो शहरों में रहते हैं उन्हें अस्थमा होने का ज़्यादा रिस्क रहता है। रेगुलर यूज़ ऑफ एनसेड्स, जो पर्सन रेगुलरली एनसेड्स मीन्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं उन्हें रिस्क रहता है अस्थमा होने का। हिस्ट्री ऑफ एलर्जन, ओबेसिटी, जो ओबेस पर्सन रहते हैं उन्हें रिस्क रहता है अस्थमा होने का। लो बर्थ वेट और जिनका वेट कम होता है उन्हें भी रिस्क रहता है अस्थमा होने का। दीज आर रिस्क फैक्टर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अस्थमा। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ अस्थमा। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। First, extrinsic allergic commonly occur in a childhood. Second one is a intrinsic non-allergic commonly occur about 35 years age. अस्थमा टू टाइप के होते हैं, एक्सट्रिंसिक जो एलर्जी की वजह से होते हैं और यह चाइल्डहुड में कॉमनली देखने को मिलता है। सेकेंड, इंट्रिंसिक जो कि नॉन एलर्जिक होते हैं, मीन्स एलर्जी की वजह से नहीं होते हैं और ये 35 ईयर्स की एज में देखने को मिलता है कॉमनली। These are the types of asthma. Now we discuss clinical manifestations of asthma. अस्थमा की वजह से पेशेंट को वेजिंग होगा। वेजिंग का मतलब होता है कि इंस्पायरेशन के टाइम पे जब पर्सन एयर को इनहेल करता है उस टाइम पे सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देती है, दैट इज़ अ वेजिंग। चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट में टाइटनेस फील होगी। प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन बहुत लॉन्ग रहेगा। रॉन्ची साउंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के टाइम पे रॉन्ची साउंड सुनाई देगा। कफ ऑल नाइट एंड अर्ली इन अ मॉर्निंग,
कफ ऑल नाइट देखने को मिलेगा और अर्ली मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। डिसएपनिया, ब्रीथलेसनेस, डिसएपनिया देखने को मिलेगा, मीन्स ब्रीदिंग डिफिकल्टी। हाइपोक्सेमिया, हाइपोक्सेमिया का मीनिंग होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अ ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम देखने को मिलेगा। अटैक ऑफ अस्थमा मे बी फॉर फ्यू मिनट्स आवर्स, अस्थमा के अटैक कुछ मिनट के लिए भी हो सकते हैं और कुछ घंटों के लिए भी हो सकते हैं। These are clinical manifestations of asthma. Now we discuss pathophysiology of asthma according to types. First, extrinsic एलर्जिक, सेकेंड वन इज इंट्रिंसिक नॉन एलर्जिक। अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी उनके टाइप्स के बेसिस पर बताई गई है। पहला एक्सट्रिंसिक जो कि एलर्जी की वजह से होता है और दूसरा इंट्रिंसिक जो कि नॉन एलर्जिक होता है। सबसे पहले हम एक्सट्रिंसिक के पैथोफिजियोलॉजी को देखेंगे। एलर्जिक एंटीजन, एलर्जी होने की वजह से एंटीजन की वजह से हो सकता है। इसमें जो एंटीजन रहेंगे उनकी वजह से मास्ट सेल एक्टिवेट होंगे और इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडीज से बेसोफिल एक्टिवेट होंगे और ये मास्ट सेल बेसोफिल सेल से केमिकल मेडिएटर्स को रिलीज करेंगे जैसे कि हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइंस, ल्यूकोट्राइन्स। इन केमिकल मेडिएटर्स को मास्ट सेल और बेसोफिल सेल से रिलीज करेंगे और ये केमिकल मेडिएटर्स ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मीनिंग ब्रोंकाई जो रहेंगे उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे, ब्रोंकाई को नैरो कर देंगे जिसकी वजह से पेशेंट को डिसएपनिया होगा, मीन्स की ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी होगी। दिस इज द एक्सट्रिंसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। अब हम इंट्रिंसिक पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे अस्थमा की। इट बिगिंस विथ बोथ अ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स और ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन की वजह से होती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो यह रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन को और एसिटाइल कोलिन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, मीन्स कि ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तब यह स्टिमुलेट करता है अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को और अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। नाउ वी डिस्कस डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस ऑफ अस्थमा। फर्स्ट, हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे, एबीजी एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे, हाइपोक्सेमिया, इंक्रीज्ड PCO2, एसिडोसिस। एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस से हमें हाइपोक्सेमिया का पता चलेगा। हाइपोक्सेमिया का मतलब कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो वो पता चलेगा। इंक्रीज्ड अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा तो वो पता चलेगा। और एसिडोसिस का पता लगाएंगे एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस करके। चेस्ट एक्सरे फॉर हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग, लंग के हाइपर इन्फ्लेशन को पता लगाने के लिए पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करेंगे। हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग का मतलब कि लंग का ओवर एक्सपैंड हो जाना जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। ऑस्कल्टेशन ऑफ ब्रीथ साउंड, वीजिंग साउंड। ऑस्कल्टेशन करेंगे वीजिंग साउंड का पता लगाने के लिए। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। स्पायरोमेट्री टू एसेस द एयर कैपेसिटी ऑफ लंग्स। स्पायरोमेट्री टेस्ट करेंगे लंग की एयर कैपेसिटी का पता लगाने के लिए। स्पायरोमेट्री टेस्ट में एक ट्यूब होती है जो मशीन से कनेक्टेड होती है और उस ट्यूब में माउथ के थ्रू एयर को ब्लो किया जाता है। इसके थ्रू लंग की एयर कैपेसिटी का पता लगाया जाता है। These are our diagnostic evaluations of asthma. Now we discuss complications of asthma. अस्थमा की वजह से रिस्पायरेटरी फेल्यूर हो सकता है, मीन्स कि रिस्पायरेटरी सिस्टम फंक्शन करना बंद कर सकता है। निमोनिया हो सकता है। निमोनिया का मतलब होता है कि इसमें जो लंग पैरेन्काइमा होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, एल्वियोली में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, दैट इज ए निमोनिया। कार्डियक अरेस्ट हो सकता है अस्थमा की वजह से। स्टेटस अस्थमैटिकस हो सकता है। एटीलैक्टिसिस हो सकता है। एटीलैक्टिसिस का मतलब होता है इसमें एल्वियोली कोलैप्स हो जाते हैं, धीरे धीरे एल्वियोली की संख्या जो रहती है कम हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट अस्थमा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।